टाइप क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है और तीनों में एक एक क्वेश्चन है, तो इट विल बी ऑफ 15 मार्क्स और टोटल अगर देखो तो 31 मार्क्स की तुम्हारी वेटेज होती है। समझ रहे हो? तो ये 31 मार्क्स अगर तुम केस स्टडी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये दोनों कर लो, इसमें से मैक्सिमम तुम्हारा 2 नंबर 3 नंबर एंड जो MCQs है थोड़ा ट्विस्ट करके डालेंगे, बट तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते चले जाएंगे अगर तुम सैंपल पेपर का भी केस स्टडी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, एंड यू कैन स्कोर अबव 70 इजीली अगर दिमाग लगाकर करोगे, कंडीशंस अप्लाइड, राइट। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था विल पिक फ्रॉम बायो ओनली, क्योंकि पहला सेक्शन ए जो था अपना वो बायो का था। तो केस स्टडी है आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज 20 एंड कौन सा देखो जरा, 15 है आपका केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये ना बेटा कुछ एक क्वेश्चंस मार्क्स लिखे ही होंगे, वहां पे सब कुछ होगा बस दिमाग में ना इसको फिट करके रख लो। केस स्टडी यहाँ पे बायो में 2 टाइप से आता है, बायो के फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, या तो डायग्रामेटिकली वो रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई डायग्राम दे देंगे उसके नीचे उससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एक 2-3 लाइनें लिखकर या एक पैसेज सा दे देंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मैं रिलेटेड वर्ड यूज कर यूज, डायरेक्ट आंसर उसमें गिवन नहीं होगा, सो ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे तुम्हें जो 15th क्वेश्चन है, रेफर टू द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें तुम्हें एक तो तुम्हें माउथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, माउथ का नाम उन्होंने एल लिखा हुआ है। दूसरा किस चीज का दिया हुआ है? ईसोफेगस का दिया हुआ है, और ईसोफेगस को उन्होंने एम लिखा हुआ है। देन दे हैव गिवन फॉर स्टमक, ठीक है, और स्टमक का उन्होंने एन लिखा है। देन इट इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को उन्होंने एल लिखा है, क्या लिखा है? ओके, एंड पी किसको लिखा है इन्होंने? लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ जी, यस, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्होंने पी लिखा है। सबसे पहला काम ना बेटा, तुम्हें जब भी एक डायग्राम देना तो तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन, व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन पेपर ओनली, तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? LMNOP। अब इसको आइडेंटिफिकेशन की भाई माउथ कौन सा, इसोफेगस कौन सा, स्टमक कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा, ये हमें पता होना चाहिए, पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर, जब एलिमेंट्री कैनाल लिख रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब कि मुझे इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या, किसकी डाइजेशन कहाँ पर होती है, ये सारे टर्म्स मेरे दिल दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहला जो इसमें ए पार्ट दिया हुआ है, अ पर्सन कंज्यूम्स अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स। कौन सा डाइट ले रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है, दिमाग में बिठा लेना। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लेबल्ड NOP, NONP, ध्यान से देखना, कह रहा है NONP में से नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। Does the digestion of protein begin? Name the enzyme that initiates this process. Beginning कहाँ होती है? ध्यान रखना, देखो स्टमक के अंदर बिगिन होगी प्रोटीन की डाइजेशन, एंड ओ के अंदर फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी सभी चीजों की, राइट। पी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो बिगिन वाले पॉइंट में क्या लिख दोगे? स्टमक। कल मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा पेपर के टाइम में, हालांकि एग्जाम में अलाउड नहीं होता, तो फिर भी वो कहते मैम एन लिखकर छोड़ दें हम, कि एन का नाम भी लिखना पड़ेगा। तुम एन लिखकर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम नाम लिख रहे हो, अगर देयर इज अ चांस कि अगर गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे, तो एन लिखकर भी यू कैन ऑल्सो लीव। अगर बहुत ज्यादा श्योर हो कि हाँ एन इज स्टमक, देन यू राइट इट। अब कहते हैं नेम द एंजाइम व्हिच बिगिन्स इट। प्रोटीन की डाइजेशन जो बिगिन करता है बच्चे, उसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन स्टमक के अंदर, किसके अंदर? स्टमक के अंदर। मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, यहाँ पे कौन सा होगा? पेप्सिन होगा, और यहाँ पे कौन सा है? ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला देखो, ट्रिप्सिन रिलीज कौन करेगा? पैनक्रियास करता है,
और पार्ट में बी पार्ट है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड इन द पार्ट लेबल्ड एन। अब तुम्हें यहाँ पे देखो एन में पेप्सिन तो होता है, साथ में एसिड रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरा बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या फंक्शन, 2 फंक्शन लिखना है। मीडियम चेंज करता है और वेरी गुड, स्टमक को ऐसे प्रोटेक्ट। नहीं जी, वो म्यूकस करता है, किल्स जर्म्स। किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन, वो मैम म्यूकस होता है मैम, वो जो प्रोटेक्ट द लाइनिंग। हाँ वेरी गुड, किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या लिखोगे, इट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर पेप्सिन टू एक्ट। वेरी गुड, इट प्रोवाइड्स द मीडियम, और मीडियम की जगह एसिडिक मीडियम लिख लो। कौन सा मीडियम, Acidic medium. फॉर पेप्सिन टू एक्ट, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन, ये याद रखना है, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन। आप लिख भी सकते हो इनको जैसे जैसे मैं आंसर करा रही हूँ। बी पार्ट, सी पार्ट देखो इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्ट लेबल्ड ओ, और यहाँ इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि ओ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। अब जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये तो ट्रिप्सिन तो हमने किसके लिए लिखा था बेटा, प्रोटीन के लिए लिखा था। यहाँ पे ओ में फैट्स भी आ रहे हैं क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन होती है, हर चीज का कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन नहीं है। जब फैट्स आ रहा है तो फैट्स के ऊपर 2 चीजें काम करती हैं, एक जो है वो लिवर सेक्रीट करता है एंड गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर। वेरी गुड, नाम याद आ गया तुम्हें, बाइल जूस। कौन एक्ट करेगा, तो एक तो एक्ट करेगा फैट्स के ऊपर कौन, बाइल जूस, और दूसरा एक्ट करता है इसके ऊपर बेटा जो तुम्हारा कौन सेक्रीट करेगा, पैनक्रियाज करेगा सेक्रीट। कौन करेगा, पेनक्रियास। और पैनक्रियाज जो सेक्रीट करता है एक एंजाइम सेक्रीट करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं, लाइपेज। तो अपने दोनों चीजें बेटा यहाँ लिखना था, एक तो बाइल जूस भी लिखना है, क्या लिखना है, बाइल जूस, और दूसरा क्या लिखना है, लाइपेज। तो क्या पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये बाइल जूस क्या करेगा, ये फैट्स के जो बड़ी मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उसको स्मॉल ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। स्मॉल फैट ग्लोब्यूलेट्स में, फैटी एसिड नहीं होगा बेटा भाई, फैट ग्लोब्यूलेट्स में चेंज करेगा, ठीक है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूलेट्स। अब ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूलेट्स हैं उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, हमारा लाइपेज। एंड ये जो यहाँ पे क्या लिखोगे, फैट ग्लोब्यूलेट्स, कौन काम कर दिया, लाइपेज, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स प्लस क्या, ग्लिसरॉल। डन है, कोई डाउट? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ये जो बाइल जूस वाला एक्शन है ना, इसको कहेंगे इमल्सिफिकेशन। क्या लिखोगे कि इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूलेट्स। समझ में आ गई चीज? एंड कौन करेगा, इट विल बी डन बाय बाइल जूस। देखो जरा 16th क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का 16th क्वेश्चन? 5 नंबर का, बायो का ही है। अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। अच्छा, अगर 16A कर रहे हो तो 16A लिखोगे, अगर बी पार्ट कर रहे हो तो 16th B लिखोगे। दोनों क्वेश्चंस में 3 पार्ट्स गिवन है, यानी कि तुम्हें जो बेस्ट तरीके से आता है उसको कर लो। पहला इज डिफाइन वर्डिंग एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस दिस वे। अब यहाँ पे याद रखना बेटा, यूनिसेल्युलर वर्ड यूज किया है। यूनिसेल्युलर अगर वर्ड है तो यू कैन नॉट गिव द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा ओवर हियर। मैम अमीबा, तुम्हें यीस्ट देना पड़ेगा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बडिंग नहीं होता।
बडिंग 2 के केस में होता है, उससे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होगा। ये 2 केसेस में होता है। हाइड्रा मल्टीसेल्यूलर में आ जाएगा। यूनिसेल्यूलर जब मेंशन कर दिया तो यू विल ओनली बी फोकसिंग ऑन यीस्ट। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपने यीस्ट वाली का। देन सेकेंड पार्ट है, हाउ डज रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया डिफर फ्रॉम रीजेनरेशन ऑफ लिजर्ड्स टेल। अब लिजर्ड्स टेल में ऑर्गन सिर्फ रीजेनरेट हो रहा है, जबकि प्लेनेरिया में क्या है, हर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल आ गया, ये रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ऑर्गन रीजेनरेशन। समझ के एंड देन एग्जाम्पल लिखकर कि लिजर्ड में सिर्फ टेल हो रहा है, उसके अंदर क्या है, डायग्राम बनाकर कर दोगे। तीसरा पार्ट, state one major advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. Very 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 important term. major advantage क्या है भाई, state one सिर्फ तुम्हें कहना है। यहाँ पे क्या है, better adaptability। अगर better adaptability है तो survival rate ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा। वेरिएशन क्या होगी, ज्यादा। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो हैं वो इजिली सर्वाइव कर पाएंगे इन द चेंजिंग एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द असेक्सुअल। वेरिएशन या अगर ओव्यूलेशन नहीं, क्या वेरिएशन भाई, इवैल्यूएशन वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ये लिखा है मैंने, चलेगा ना। ओके। सेकेंड और वाला पार्ट देखो, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एंड क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका केस स्टडी आएगा, 28 विल बी केस स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड 29 विल बी द 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले केस स्टडी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बोर्ड में भी आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। एंड सेक्शन बी, डोंट फॉरगेट टू मेंशन केमिस्ट्री, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पार्ट बेटा क्या है आपका, अब के प्रोसीड्योर शी वुड यूज टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन सी द बेस। कहता है एक स्टूडेंट है, उसने 3 अनलेबल्ड कलरलेस सोल्यूशन लिया। ए डिस्टिल्ड वाटर है, वहां पे लिखते चले जाओ। ए क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। तो बेटा ए जब डिस्टिल्ड वाटर लिखा है ना, तो डिस्टिल्ड का क्या मतलब कि भाई ये न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल। जो बी है आपका वो क्या लिखा है, बी इज एन एसिड, ऑलरेडी मेंशन्ड है, राइट। एंड सी आपका जो है वो क्या है, बेस। बेस। अब देखो जरा, शी इज प्रोवाइडेड ओनली विद स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब अगर रेड लिटमस पेपर है तो जो रेड है लिटमस पेपर, उसमें अगर बेस डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा। अगर रेड में आप एसिड डालोगे, ये तुम्हारे दिमाग में पहले क्वेश्चन से पहले आ जाना चाहिए, तो ये नो चेंज आएगा, रेड ही रहेगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर यानी रेड के साथ तुमने ए डाला, डिस्टिल्ड वाटर डाला, तो ये भी क्या रहेगा, रेड। समझ गए। अब देखो, डिस्क्राइब द प्रोसीड्योर शी वुड यूज टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन सी। वो पूरा प्रोसेस लिखना है, जैसे वो आइडेंटिफाई करेगी तो आप क्या कहोगे कि अगर रेड लिटमस को वो बेस में डिप करती है, गीले रेड लिटमस को, कौन सा, गीले रेड लिटमस को, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो बेस क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाना चाहिए, ब्लू में। ब्लू में। अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो दैट इज सॉल्यूशन सी। बी पार्ट देखो, आफ्टर आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशन सी, हाउ कैन शी यूज इट एंड द ओरिजिनल रेड लिटमस पेपर टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन बी द एसिड। अब हुआ क्या कि रेड को जब एसिड में डिप करेंगे तो इट विल रिमेन रेड ओनली, लेकिन अगर ये वाला जो ब्लू है, यहां पे जो हमारा ब्लू आ रहा है, ठीक है, लिटमस डिप करने के बाद अगर इस ब्लू के साथ मैं बी डाल दूं, बी यानी क्या था हमारे पास, एसिड, तो इस ब्लू का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लू की जगह मैंने यही ए डाल दिया, फिर से ब्लू के साथ मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, तो क्या कलर रेड होगा, नो मैम, इट विल रिमेन सेम ब्लू। समझ गए क्यों, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है, न्यूट्रल है, कोई कलर चेंज नहीं होगा। जिसमें ना तो ब्लू वाला रेड हो रहा है ना रेड वाला ब्लू हो रहा है,
मतलब सेम कलर आ रहा है दोनों केसेस में, वो कौन है? सोल्यूशन ए है। समझ गए? चलिए आगे। अब the pH of solution indicates its hydrogen ion concentration. Two acidic solutions P and Q have pH values. देखो दो तुम्हारा acidic solution ये इसी का और वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? और pH है एक P का और Q का। pH का 4 है और इसका pH कितना है? 1 है। यही गिवन है आपका। कहता है which of the two solutions P and Q is more acidic? जिसका pH जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। तो इट इज मोर एसिडिक देन, एसिडिक क्या होगा? मोर देन पी, यानी क्या लिखोगे? क्यू इज मोर एसिडिक देन पी। सेकेंड पार्ट देखो इसका। द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द मोर एसिडिक सोल्यूशन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इन लेस एसिडिक सोल्यूशन? कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। क्यों भाई? 4 टाइम्स। एक है उसका 4 है, ठीक है? 4 टाइम्स। अगला देखो, what would be the nature of the solution that has a pH of 14? pH जिसका 14 है, बेस है। 7 न्यूट्रल होता है, 14 कितना? बेस। हाईली बेसिक हो जाएगा, NaOH. What does the pH value indicate about the ion concentrations? आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? OH ज्यादा होगा, H पॉजिटिव कम होगा। समझ गए जी? यही लिखना था आपने। 29वां क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये हर बार पेपर में मोस्टली 99% पेपर में केमिस्ट्री के तुम्हें इस पार्ट से कार्बन कंपाउंड से आता ही आता है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 29? जरा ध्यान से देखो। ऑक्सलिक एसिड, ठीक है, दैट शोज सेवरल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ओके है जी, राइट। अब कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम मेटल। भाई इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अगर ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सोडियम एसीटेट। क्या फॉर्म कर लेगा? सोडियम एसीटेट। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एसीटेट। ओके, साथ में भाई डोंट फॉरगेट टू पुट हाइड्रोजन गैस आउट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कि एक से भी चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना? नहीं चलेगा मैम। चलो अगला, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को किसके साथ? यहीं पे प्लस लिख दें, NaOH के साथ। क्या बनेगा भाई? जल्दी बताओ। NaOH के साथ मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या निकाल दोगे? वाटर। क्या निकालेंगे? वाटर। पानी निकाल दो भाई। पानी पानी हो गया। अब क्या बच गया? वाटर जैसे ही निकाला, पानी पानी निकाल दिया, बच क्या? जल्दी। सेम सोडियम इथेनोएट। क्या बच गया? CH3COONA। परफेक्ट। 2। हाँ ठीक है। ये वहां पे हमने सिर्फ H2 निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? H2O। H2O निकालना है। क्या हो गया भाई? मुझे भी बता दो। हम भी फिगर आउट कर देंगे। ये लड़कियां वीडियो बना रही हैं, ये गप्पे आ रही हैं। हाँ पता नहीं मैम, कुछ कर रहे हैं लोग। कुछ कर रहे हैं। कौन कुछ कर रहे हैं? सब हैं? निकाल दिए जी? हाँ जी। हो गया। यहाँ पे क्या बनता है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बेस है, ये एसिड है। ये बेस है, ये एसिड है। और जो सॉल्ट बना ये बेसिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट कौन सा बना? बेसिक सॉल्ट। तीसरा बोल रहा है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। अब किसके साथ हमने रिएक्शन करवाना है? भाई ये देख लो। अगला रिएक्शन जो कराना है वो किसके साथ? Na2CO3 के साथ करवाना। सोडियम कार्बोनेट। क्या क्या निकाल दें? एक तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकाल दो वाटर। अब बताओ जरा क्या क्या बच गया हमारे पास? एक निकाल दो CO2, दूसरा निकाल दो वाटर, तीसरा क्या बचा? बताओ भाई। CHNA। सेम बच गया भाई, CH3COONA। क्या बच गया? CH3COONA। सब में एक ही चीज बचा, सोडियम एसीटेट।
क्या नाम है इसका? सोडियम एसिड। बी पार्ट देखो, ग्लेशियल एसिडिक, ग्लेशियल वर्ड जिसका फ्रीजिंग इफेक्ट होगा। तो जो प्योर एसिडिक एसिड है वो इतना ठंडा होता है कि गर्म पानी में भी डालोगे तो वो बर्फ बन जाएगा। तो इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है। समझ गए? अगला, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर 5 to 8% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड? विनेगर। क्या कहते हैं इसको? विनेगर। जिसको कहाँ यूज करते हो? अचार को बनाने के लिए, प्रिवेंट एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिवेंट नहीं, क्या यूज करेंगे? प्रिजर्वेटिव। इसी का बी पार्ट देखो भाई, द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम अलाउज इट टू फॉर्म अ वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है जी। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। पहला क्या लिख दोगे? कैटिनेशन। पहला क्या लिख दोगे? कैटिनेशन। और दूसरा लिख दो ना टेट्रावेलेंसी। दूसरे कौन सा? टेट्रावेलेंसी। और एक्सप्लेन भी कर देना 2 नंबर का है। अगला, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या लिखोगे? शेयरिंग ऑफ yes, the bond formed due to the sharing of electrons is called covalent bonds. ठीक है। अगला देखो, explain why covalent compounds generally have low melting and boiling point. low यानी कि सीधा दिमाग में रखना कि भाई क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड क्या है? वीक है। तो बॉन्ड वीक है तो इजीली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जो टूट गया तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम होता है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, CO3 लिखा हुआ है, इट शुड हैव बीन CO2। तो प्लीज इसको चेक कर लेना। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो इट विल बी CO2। अगला देखो, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग मोस्ट टाइप ऑफ फायर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इट कट्स द सप्लाई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे? हाँ, वेरी गुड जी। इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो आग को भड़काएगा कौन? कहते हैं ना, यू आर एक्टिंग एज अ फ्यूल इन द फायर। तो इसने क्या किया? फ्यूल का और फायर का कांटेक्ट ही खत्म कर दिया, ऑक्सीजन ही हटा दिया। तो भाई जो आग लगानी थी वो आग लगाने वाला काम क्या कर दिया इसने? खत्म कर दिया। इसलिए बुझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट ना ऐसे बनता है। जब भी तुम्हें आ जाए तो इसको कैसे याद रखोगे? CO2 तुम्हारा इस टाइप में बनेगा। C का क्या बनेगा? C इज इक्वल्स टू लिख दोगे 2,4 और O का क्या लिख दोगे? 2,6 और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 4 और इसकी वैलेंसी कितनी है? भाई ऐसे मत कहते, 2 वैलेंसी। ठीक है, अब कैसे बनाओगे? ये लिख लो कार्बन 1 2 ऐसे करें? नहीं, जो ऐसे किया वैसे ही 1 2 1 2। ऑक्सीजन कैसे करें? मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ भाई, बोर्ड में अलाउड नहीं है तो ये क्रॉस लगाओगे। ओके, अब हम क्या करते हैं? सर्कल बना दें। भाई क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन की हमें 6 दिखानी है ना मैम, मैं अभी वही सोच रही हूँ। सोचो भाई, सोचने में टैक्स थोड़ी लगता है ना? कि लगता है? नहीं मैम, जो मर्जी है वो सोच सकता है, बस एग्जाम में वो सोच कर नहीं लिखना। समझ रहे हो? एग्जाम में करेक्ट लिखना है। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट। कौन बच गया बेचारा हमारा? कार्बन। करें कार्बन को कंप्लीट? यस मैम। चलिए, हो गया जी कार्बन कंप्लीट। ये तुम्हारा क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं अगर अब क्या तुमसे एक क्वेश्चन तो मेरा भी बनता है ना, यहाँ बताना जरा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। वाओ, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है CO2 में? 2 4। भाई तुक्की क्यों मार लो? गिन लो, गिनती आती है। 4। हाँ 4, 1 2 कितने? 2 4। ठीक है, अब आ जाओ फिजिक्स के ऊपर। अरे मैं एक डबल बॉन्ड को एक की तरह फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 38 and 39। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा है? केस स्टडी। एंड क्वेश्चन नंबर 39 पेपर का लास्ट क्या आ गया?
केस 5 मार्क 5 मार्कर मोस्टली किस में से आ रहा है तुम्हारा? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर बोर्ड का पेपर पैटर्न देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कौन सा है? केस स्टडी है किसका? फिजिक्स का। एंड क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 39 है ये 5 मार्कर है, राइट? अब देखो जरा 38 तुम्हें कह रहा है सिंपल व्यूअर uses a concave lens to obtain a wide field of view. When an object is placed in front of a concave lens, the outgoing rays diverge as if they originate from a point of the same side of the lens. The such lenses also useful where reduction of image size is needed before further imagining. Question ध्यान से देखो जरा, concave lens जब भी दिया तुम्हारे दिमाग में फिगर क्या आना चाहिए? सीधा C एंड उल्टा सी, यही याद कराया था ना। कनकेव लेंस मतलब सीधा सी एंड उल्टा सी। अब कह रहा है इसका यूज कहाँ होता है? जब हमें वाइडर जो है वो क्या चाहिए? व्यू चाहिए, और इमेज क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बिल्कुल सही है जी, डिमिनिश्ड इमेज बनता नहीं, पॉइंट साइज बनता है, दूसरा डिमिनिश्ड बनता है। पहला पार्ट, विच लेंस इज यूज्ड इन दिस व्यूअर एंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज इट फॉर्म? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सा लेंस है? कनकेव। कौन सा लेंस है? कनकेव। एंड किस टाइप का इमेज फॉर्म कर रहा है? डिमिनिश्ड। पहला क्या याद रखोगे? डिमिनिश्ड। और दूसरा क्या बोल रही थी बेटा? सही बोल रही थी तो रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है जी, अगला पार्ट देखिए इसी का। क्या सिंगल कनकेव लेंस प्रोजेक्ट अ रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन? गिव अ रीजन। गिव अ रीजन। देखो कहता है एक सिंगल कनकेव लेंस, ठीक है, क्या रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर दे सकता है? अब एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है, इसमें जो तुम्हारा इमेज बनता है बेटा, ये हमेशा कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल होगा या रियल होगा? तुमने बोला रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनता है या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है? हमेशा याद रखोगे इसका जो नेचर है वो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जरा याद रख, क्योंकि इसको कैसे बनाया था? डॉटेड लाइंस के साथ बनाया था। तो अब क्वेश्चन देखो, कहता है क्या ये स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है? तो याद रखना, virtual image can never be obtained on screen. ये वर्ड याद रखना, never be। अब देख रहे हो तुम लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? रियल कब? ठीक है। अब फॉर अ कनकेव, या तो सी करना या डी। फॉर अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, तुम्हें ऑलरेडी नेगेटिव में दे दिया है। एफ की वैल्यू क्या लिखी हुई है? -15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट यू, ये भी तुम्हें दे दिया। वैसे ये नहीं लिखा होता बेटा, ये याद रखना, माइनस प्लस नहीं लिखा होता, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, वी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, क्या होगा? अब लेंस फॉर्मूला देखो, लेंस फॉर्मूला आपका क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब जो तुम्हारा 1/f की वैल्यू है वो क्या बन गया? 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस, ये भी माइनस में है तो 1/- क्या आ जाएगा? 30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस वाला जब इस साइड आएगा तो क्या आएगा? माइनस। तो